हेलो एवरीवन, वार्म ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ पावर्टी इन इंडिया, इट्स मीनिंग, कॉन्सेप्ट, पावर्टी लाइन, कोजेज ऑफ पावर्टी, पार्ट 1। So I Rajni Goyal, Assistant Professor of Economics, Government College Chachordi, present this topic which is a part of BA third year 5th semester Economics. So let's see in this picture, in this slide, in which all pictures it is shown that people lived in poverty. This picture also indicates that people in every picture lived in poverty, or we can say that these people are poor people. अगर हम इस पिक्चर को देखें तो हमें देखने से पता चलता है कि जो लोग यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर ये बच्चे हैं, इनकी कितनी दयनीय स्थिति है। ना इनके पास पहनने के लिए कपड़े, रहने के लिए कोई स्थान नहीं है, और यहाँ पर भी इनके पास अगर हम इसमें पिक्चर में देखें तो इनके पास ना अच्छा पानी पीने के लिए, साफ़ पानी पीने के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं हैं। इनकी स्थिति इतनी दयनीय है कि ये अपनी मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा और मकान, इनको भी अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो पावर्टी से अभिप्राय क्या है? सो let's see what is poverty. Poverty is the inability to get minimum standard of living, that is food, shelter and clothing. पावर्टी क्या है कि जब हम अपनी न्यूनतम आवश्यकताएं, जो हमारी न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी न्यूनतम आवश्यकताएं भी पूरी नहीं कर पाते, तो वो पावर्टी है। अगर हम इस पिक्चर को दोबारा से ध्यान से देखें तो ये जो जितने भी लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इनकी मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा और मकान भी पूरा नहीं हो रहा, तो इनके लिए तो शिक्षा का कोई महत्व ही नहीं है जब तक कि इनको भोजन, वस्त्र और मकान नहीं इनको मिलता। जो शिक्षा है इनके लिए, वो इनके लिए सेकेंडरी है, क्योंकि हम जब तक इनके पास खाने के लिए, रहने के लिए, पहनने के लिए कुछ नहीं है, तो ये जो लोग हैं बहुत ज़्यादा गरीबी में जी रहे हैं। पावर्टी को हम दो तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एब्सोल्यूट पावर्टी, निरपेक्ष निर्धनता। निरपेक्ष निर्धनता से अभिप्राय ये है कि जब हम पावर्टी को पर कैपिटा इनटेक ऑफ कैलोरीज एंड मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन से उसको मेजर करते हैं, मापते हैं। पावर्टी इसका मतलब है कि जब हम उस पर देखते हैं कि एक व्यक्ति एक दिन में कितना उपभोग करता है, कितना खर्चा करता है, उसके हिसाब से जब हम उसको मापते हैं तो वो निरपेक्ष निर्धनता है। इसमें 2 हमारे पास क्राइटेरिया हैं। फर्स्ट है कैलोरी क्राइटेरिया, न्यूनतम कैलोरी मापदंड। इससे क्या मतलब है कि एक व्यक्ति को कम से कम जितनी कैलोरी उसको जीने के लिए चाहिए, तो क्या उसको मिल रही है या नहीं। तो यहाँ पर कैलोरी से मतलब है कि क्या उसको उतनी एनर्जी, इतनी शक्ति उसको मिलती है या नहीं मिलती। एक जो अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया में जो एक व्यक्ति के लिए मिनिमम कैलोरी है वो 2100 कैलोरी होनी चाहिए, और रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में जो मिनिमम कैलोरी है वो कम से कम 2400 कैलोरी होनी चाहिए। अगर उसको इतनी भी कैलोरी नहीं मिलती किसी व्यक्ति को, तो वो निर्धनता रेखा से नीचे रह रहे हैं। सेकेंड हमारे पास है मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्राइटेरिया कि एक व्यक्ति का न्यूनतम उपभोग खर्चा कितना है, न्यूनतम उपभोग व्यय कितना है। अगर उसका न्यूनतम उपभोग व्यय एक जो मिनिमम हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उससे भी कम है, तो वो लोग निर्धनता से नीचे रह रहे हैं। तो जो हमारा मिनिमम एक्सपेंडिचर है, मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, रूरल एरिया के लिए वो 47 रुपये एक दिन का एक व्यक्ति के लिए, और जो अर्बन एरिया के लिए है वो हमारे पास 47 रुपये है, और जो रूरल एरिया है उसके लिए 32 रुपये कम से कम उसका खर्चा होना चाहिए। सेकेंड, अगर हम पावर्टी को एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज़ रिलेटिव पावर्टी, सापेक्ष निर्धनता। सापेक्ष निर्धनता से हमारा अभिप्राय है कि जब हम निर्धनता को दूसरे विभिन्न देशों से उनकी पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम से जब हम उसे कंपेयर करते हैं, उससे तुलना करते हैं, तो वो हमारे पास रिलेटिव पावर्टी है, सापेक्ष निर्धनता है। अब जो सापेक्ष निर्धनता है उसके हमारे पास 2 इंडिकेटर्स हैं। कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, एक व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम कितनी है, और नेशनल इनकम, पूरे देश की नेशनल इनकम कितनी है। इन दोनों इंडिकेटर के बेस पर हम रिलेटिव पावर्टी देखते हैं कि कोई कंट्री कितनी पुअर है, और जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनसे उनका कंपैरिजन क्या है, कितना उनका डिफरेंस रहता है। लेट्स सी,
कंपैरिजन ऑफ पर कैपिटा इनकम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। अब अगर हम इस टेबल को देखते हैं तो इसमें विभिन्न देशों की पर कैपिटा इनकम को शो किया गया है। जैसे कि अगर हम देखें यूएसए की जो पर कैपिटा इनकम है इन यूएस डॉलर पर ईयर 56,850, यूके की जो है वो 42,370, जापान की जो पर कैपिटा इनकम है वो 38,000, इंडिया की पर कैपिटा इनकम है 1,670, पाकिस्तान की 1,500, बांग्लादेश की 1,330। तो इससे क्या मतलब है कि हमारी जो इंडिया है दैट इज़ रिलेटिवली पुअर देन यूएसए, यूके, जापान। तो हमारी जो कंट्री है वो रिलेटिवली पुअर है, गरीब देश है, निर्धन देश है यूएसए, यूके और जापान से कंपैरिजन अगर हम इसका करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ पावर्टी लाइन। पावर्टी लाइन क्या है? निर्धनता रेखा। अब कुछ लोग किसी भी देश के ऐसे होते हैं जो निर्धनता रेखा से नीचे रह रहे हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो निर्धनता रेखा से ऊपर रह रहे होते हैं। तो निर्धनता रेखा क्या है? इट इज़ द लाइन विच इंडिकेट्स द लेवल ऑफ परचेजिंग पावर रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द मिनिमम नीड्स ऑफ ए पर्सन। निर्धनता रेखा से मतलब उस क्रय शक्ति से है जिसके द्वारा लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं। यह जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं इसका मतलब है कि एक जो ह्यूमन बीइंग है उसकी कितनी कैपेसिटी है कि वो अपनी जो मिनिमम नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करता है। तो जो लाइन है पीपल को दो उसमें पार्ट्स में डिवाइड करती है। अबव पावर्टी लाइन एपीएल, बिलो पावर्टी लाइन जो कि बीपीएल जिसको हम कहते हैं, जो पावर्टी रेखा से नीचे रह रहे हैं, और अबव पावर्टी लाइन का मतलब है जो पावर्टी रेखा से ऊपर रह रहे हैं। तो एपीएल परिवार कौन से होते हैं? जिनकी क्रय शक्ति इतनी है कि वो अपने मिनिमम नीड्स को पूरा कर पा रहे हैं, अपनी जो वांट्स हैं उनको सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, वो हमारे पास एपीएल है, अबव पावर्टी लाइन है। और बिलो पावर्टी लाइन वो लोग हैं, इसका मतलब निर्धनता रेखा से नीचे वो लोग रह रहे हैं जो अपनी क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति को पूरा नहीं कर पा रहे। परचेजिंग पावर का मतलब होता है रियल इनकम, वास्तविक इनकम, वास्तविक आय कि जितनी हमारी मौद्रिक इनकम होती है अगर हम उसको कीमतों से भाग कर देते हैं तो वो हमारे पास वास्तविक आय आती है। इसका मतलब वो कितनी वस्तुओं और सेवाओं को परचेज कर पाते हैं अपनी इनकम में से। तो अगर उनकी मिनिमम नीड्स पूरी नहीं हो रही तो वो लोग बीपीएल या अब बिलो पावर्टी लाइन, निर्धनता रेखा से नीचे रह रहे हैं। सो इट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी नीडेड फॉर अ पर्सन टू मीट हिज बेसिक नीड। उसकी जो बेसिक ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए इनके पास इतनी इनकम अगर है तो वो अबव पावर्टी लाइन है, और अगर उनके पास इनकम नहीं है तो वो बिलो पावर्टी लाइन है। और एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ये डिफ़र करती हैं। और इंडिया में इन प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया नाउ नीति आयोग एस्टिमेट पावर्टी लाइन एंड पावर्टी रेशो ईच ईयर ऑन द बेसिस ऑफ हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो इंडिया है उसमें जो हमारा नीति आयोग है वो विद द हेल्प ऑफ एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेसिस पर पावर्टी रेशो और पावर्टी लाइन को कैलकुलेट करता है, एस्टिमेट करता है। और जो न्यू पावर्टी लाइन है दैट इज 32 फॉर रूरल इंडिया एंड 47 फॉर अर्बन इंडिया। If we see in this slide, there is BPL versus APL. Who is BPL and who is APL? तो BPL बिलो पावर्टी लाइन कौन है? अर्न लेस देन ₹15,000 इन हाउस होल्ड इनकम, कि जिनकी इनकम, जिनकी आय 15,000 से कम है। एंड दिस 15,000 इनकम इज़ हमारे पास पर मंथ इनकम है, 15,000 से कम है। और उनको गेट फूड ग्रेन्स एंड फ्यूल ऑन प्रायोरिटी बेसिस एंड एट अ लोअर रेट। जो भी राशन डिपोज पे राशन मिलता है, इनको फूड ग्रेन्स मिलते हैं, चावल, दाल और गेहूँ, वो उनको उस पर मिलते हैं, सब्सिडी रेट पर मिलते हैं, प्रायोरिटी बेस पर सबसे पहले मिलते हैं एट अ लोअर रेट। जनरली हम अपने आसपास भी सुनते हैं कि किसी का बीपीएल कार्ड है, किसी का जर्नल या एपीएल कार्ड है, तो वो जो बीपीएल और एपीएल कार्ड हैं वो इसी बेस पर बनाए जाते हैं कि उनकी इनकम कितनी है, उनकी अर्निंग पावर कितनी है, उनकी परचेजिंग पावर कितनी है। एंड एपीएल अर्न मोर देन ₹15,000 बट लेस देन ₹1 लाख इन हाउस होल्ड इनकम। तो जिनकी इनकम 15,000 से अबव है, मंथली इनकम है ये, लेकिन 1 लाख से कम है, वो एपीएल परिवार में आते हैं। और इनको सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स और फ्यूल एट अ हायर रेट,
इनको ऊंचे दामों में ये रेट्स मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये पिक्चर में भी शो किया है कि ये राशन डिपोज पे जिन लोगों का भी बीपीएल कार्ड धारक होते हैं वो अपना इनको राशन डिपो के थ्रू राशन मिलता है, तो वो हमारे पास है बीपीएल वर्सेस एपीएल। नेक्स्ट हमारे पास इसमें टॉपिक आता है कॉजेज ऑफ पावर्टी, निर्धनता की के क्या कारण हैं। अब जैसा कि हमने अभी तक देखा कि निर्धनता क्या है और निर्धनता की किस तरह से एक तरह से मापते हैं कि बिलो पावर्टी लाइन और अबव पावर्टी लाइन। अच्छा, और हर एक देश की ना अलग अलग सिचुएशंस होती हैं निर्धनता के, उनके अलग अलग कारण होते हैं, अलग अलग कंडीशंस होती हैं। कोई देश अधिक निर्धन होता है, कोई देश कम निर्धन होता है, तो सभी देशों में जो निर्धनता के कारण हैं वो भी अलग अलग होते हैं। और एक देश में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जो स्टेट हैं, राज्य हैं, वो बहुत अधिक निर्धनता में रह रहे हों, और कुछ राज्य ऐसे भी होते हैं जहाँ पर थोड़ा सा अधिक आर्थिक विकास हुआ है या उनकी पर कैपिटा इनकम वहाँ पर ज़्यादा हो सकती हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा हो सकता है। कुछ रीजन्स के कारण हो सकता है कि वहाँ पर निर्धनता थोड़ी कम हो। अगर हम अपने देश की ही बात करें तो बहुत सारी वेरिएशंस आती हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि जो इंटर स्टेट कंपैरिजन्स अगर हम देखते हैं तो हमारे देश में छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये कुछ ऐसे स्टेट हैं जो थोड़े पिछड़े हुए हैं। लेकिन हाँ, अगर हम हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, गोवा, महाराष्ट्र, इन स्टेट्स की बात करें तो ये जो स्टेट हैं वो थोड़े से कंपैरेटिवली जो दूसरे स्टेट्स हैं जो मैंने आपको पहले बताए थे उनसे वो थोड़ा सा ऊपर है, या हम ये कह सकते हैं कि वहाँ निर्धनता कम है। इसी तरह से शहरों और गाँव में भी अगर हम निर्धनता देखें तो शहरों में जो निर्धनता है वो थोड़ा कम होती है कंपैरेटिवली ग्रामीण क्षेत्रों से, कि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता ज़्यादा होती है। उसके भी रीजंस हम करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, कॉजेज उसके हम कारणों में करेंगे कि ऐसा क्यों है कि गाँव में निर्धनता कंपैरेटिवली रूरल एरिया से अधिक होते हैं। इसी तरह से अगर दूसरे देशों से अगर हम कंपैरिजन करें तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि दूसरे देशों से अगर हम कंपैरिजन करें तो जितने भी विकसित देश होते हैं वहाँ पर निर्धनता कम है, और हमारे देश में कंपैरेटिवली निर्धनता थोड़ी अधिक है उनसे। तो अगर हम कॉजेज ऑफ निर्धनता के कारणों की बात करते हैं तो हमारे पास जो फर्स्ट कॉज है दैट इज़ हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का अधिक दबाव। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो चाइना के बाद सेकंड नंबर पर आती है, और 17% पॉपुलेशन इंडिया की इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो पूरे वर्ल्ड की 17% पॉपुलेशन है। 17% पॉपुलेशन हमारी इंडिया की है पूरे वर्ल्ड में। और जो हमें एरिया कवर्ड हमें मिला हुआ है वो केवल 2.4% एरिया हमारे पास है इंडिया के पास, और वहाँ पर 2.4% एरिया में टोटल वर्ल्ड की 17% पॉपुलेशन रहती है। तो जनसंख्या का अधिक दबाव होने के कारण देश में निर्धनता है। अब जनसंख्या निर्धनता को कैसे प्रभावित करती है, जितनी अधिक जनसंख्या होगी उतना ही पर कैपिटा इनकम हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि पर कैपिटा इनकम कैसे हम कैलकुलेट करते हैं कि नेशनल इनकम को हम पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं, तो वो पर कैपिटा इनकम, तो जितनी अधिक जनसंख्या होगी उतना ही हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो कम होगा। जितना भी हम प्रोडक्शन करेंगे फूड ग्रेन का वो भी हमारी जो जनसंख्या है उसी में ही हम उसको ज़्यादा हमारे खप जाएगा, जो उसकी खपत है वो हमारे देश में ही ज़्यादा होगी अधिक जनसंख्या होने के कारण, तो हम उसको बहुत अधिक निर्यात नहीं कर पाएंगे। जीवन स्तर हमारे देश का बहुत जहाँ पर भी अधिक जनसंख्या होगी तो उसके जीवन स्तर भी अच्छा नहीं होगा। जितनी भी सरकारी जितनी भी सुविधाएं हैं, सामाजिक सेवाएं हैं, उनकी उपलब्धता भी हर एक व्यक्ति के लिए कम हो जाएंगी। तो इसलिए निर्धनता का जो एक सबसे फर्स्ट जो रीज़न है मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज़ हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, जो कि हमारी कंट्री में बहुत अधिक जनसंख्या है। नेक्स्ट हम बात करें इंक्रीज इन प्राइसेस, तो देश में जब से इंडिपेंडेंस हुई है, जब से आर्थिक विकास होना शुरू हुआ है, साथ साथ हमारे देश में कीमतों में भी लगातार वृद्धि हो रही है। हर वर्ष कीमतों में 4 से 5% की वृद्धि हो जाती है, और जितनी अधिक कीमतें बढ़ेंगी लोगों की पहुंच से वस्तुएं और सेवाएं बाहर होती चली जाएंगी, लोग उसे परचेज नहीं कर पाएंगे, खरीद नहीं पाएंगे, जिससे कि जो निर्धनता है उसमें लगातार वृद्धि हुई चल जाती है। नेक्स्ट है लेस नेशनल इनकम एंड स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारे देश में जो राष्ट्रीय आय है वो बहुत कम है, आर्थिक विकास जो इकोनॉमिक ग्रोथ है
वो भी बहुत अधिक नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमारे देश में कम है, आर्थिक विकास कम हो रहा है। तो अगर हमारे देश की राष्ट्रीय आय कम है, राष्ट्रीय आय कम होने से ऑब्वियसली पर कैपिटा इनकम कम होगी, पर कैपिटा इनकम कम होने से इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम है हमारी देश की, जिससे कि निर्धनता अधिक रहती है देश में। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, निरंतर रहने वाली बेरोजगारी व अल्प बेरोजगारी। निर्धनता का एक और जो मेन कारण है वो है बेरोजगारी, क्योंकि अगर लोग बेरोजगार होंगे तो उनको आय नहीं होगी, आय नहीं होगी तो वो अपने घर का खर्चा कैसे चलाएंगे, और खर्चा नहीं कर पाएंगे तो वो गरीबी रेखा से नीचे रहेंगे, निर्धनता में, निर्धनता जो हमारी एक पावर्टी लाइन है उससे नीचे रहेंगे। तो जनसंख्या के बढ़ने से भी और जो हमारे पास बेरोजगारी है उसके बढ़ने से हमारे देश में क्या रहता है, निर्धनता रहती है। और एक जो बेरोजगारी होने का एक मेन इसमें रीज़न ये भी है कि हमारे देश में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रहती है, छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब क्या है कि जहाँ पर जितने लोगों को काम करने की आवश्यकता है, अगर उससे अधिक लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं तो उसे हम छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट था दैट इज़ क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। जब लोगों के पास रोजगार नहीं होगा तो रोजगार ना होने से उनको इनकम नहीं होगी, इनकम नहीं होने से वो निर्धनता में ही रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रूरल इकोनॉमी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था क्या है, जैसा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक ऑक्यूपेशन है उनका वो एग्रीकल्चर है। अब जैसा कि मैंने आपको पिछले पॉइंट में भी बताया था कि जो एग्रीकल्चर है, हमारे देश के जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ज़्यादा विकसित नहीं है, पिछड़ी हुई है, और वहाँ पर छिपी हुई बेरोजगारी होती है। छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब कि एक घर में अगर 5 लोग हैं, 5 व्यक्ति हैं, 5 सदस्य हैं, तो वो पाँचों के पाँचों एक छोटी सी भूमि पर ही काम कर रहे होते हैं, और वहाँ पर चाहे वहाँ पर केवल 2 लोगों की आवश्यकता है। तो इस कारण से भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था होने के कारण, कृषि अर्थव्यवस्था होने के कारण हमारे देश में बेरोजगारी बनी रहती है, छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, और बहुत सारा जो कृषि क्षेत्र है उसके कारण भी देश में निर्धनता रहती है। नेक्स्ट हमारे पास है कैपिटल डेफिशिएंसी, दैट इज़ पूंजी की अपर्याप्तता। जो पूंजी है, कोई किसी भी उद्योग को चलाने के लिए, किसी भी नया उद्योग विकसित करने के लिए पूंजी की बहुत ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमारे देश में पूंजी की कमी है, और पूंजी की कमी होने का एक मेन रीज़न है कि सेविंग्स कम है, बचत कम है। बचत कम होने से निवेश कम होता है, और अगर निवेश कम होगा तो निवेश कम होने से पूंजी का निर्माण नहीं होगा, और जो हम नए उद्योग धंधे हैं जिससे कि अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा विकास हो सकता है, तो वो हम नए उद्योग धंधों को नहीं लगा पाएंगे, और पूंजी की अपर्याप्तता के कारण में देश में निर्धनता बनी रहती है। लैक ऑफ एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स, योग्य और निपुण उद्यमियों का अभाव है। एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज़्यादा दक्ष नहीं है, बहुत कुशल नहीं है, एफिशिएंट नहीं है, स्किल्ड नहीं है, उनमें क्रिएटिविटी का अभाव है, नए नए आइडियाज़ का अभाव है, जिसके कारण नए उद्योगों की स्थापना में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, और केवल उन्हीं उद्योगों का विकास होता है जिनमें जोखिम कम होता है। तो अगर हम वैसे भी पढ़ते हैं कि हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, जितना अधिक रिस्क लेंगे उतना ही हमें प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन एबल और एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स की कमी होने के कारण, और वो नए नए रिस्क लेने की बजाय केवल उन्हीं उद्योगों में निवेश करना चाहते हैं जिनमें रिस्क कम है और जो पहले से ही उद्योग विकसित हैं। तो ये भी एक रीज़न है निर्धनता का। लैक ऑफ प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन, उचित औद्योगिकीकरण का अभाव है। जो औद्योगिकीकरण होना चाहिए वो देश में नहीं है। हमारे देश में जनरली हर एक देश में 2 तरह के उद्योग होते हैं। पहला जो होता है वो है कैपिटल गुड इंडस्ट्री, और जो दूसरा तरह का उद्योग है वो होता है दूसरी कैपिटल गुड इंडस्ट्री और कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री। देश में कंज्यूमर गुड्स की तो डिमांड बढ़ रही है, कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन जो डिमांड, उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए जो हमें कैपिटल गुड्स चाहिए, मशीनरीज चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, उनका जो प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है, जिसके कारण हम प्रॉपर जो ये पहले वाली जो इंडस्ट्री थी हमारी कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री है, उन वस्तुओं का भी हम निर्माण नहीं कर पा रहे।
तो जो प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो इस तरह से नहीं है कि हम जो मशीनरी है, इक्विपमेंट्स हैं, वो अपने यहाँ पर अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पाते और बाहर से हमें सारे इंपोर्ट करने पड़ते हैं, जिसके कारण देश में गरीबी है, निर्धनता है। नेक्स्ट हमारे पास है आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशंस, पुरानी सामाजिक संस्थाएं। देश में जो हमारी जो देश की संस्थाएं हैं, सामाजिक बहुत सारी जो प्रथाएं हैं वो बहुत पुरानी हैं। बहुत सारे जो लोग हैं वो परिवार प्रथा, जाति प्रथा, इस तरह से उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। और एक जो मेन रीज़न है कि लोग मूव नहीं करते। अगर किसी लोगों के पास कुछ कृषि है तो फिर वो 2 या 3 भाई हैं तो वो एक ही कृषि में इन्वॉल्व रहते हैं, परिवार के सभी सदस्य, तो वो उद्योगों की तरफ मूव नहीं करते। एक्चुअली वो अपनी फैमिली से, अपने परिवार से इस तरह से जुड़े होते हैं कि वो वहाँ से उसको मूव नहीं करना चाहते। और इसी तरह से जो लोग हैं आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशंस में हम इस तरह से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जितने भी परिवार हैं, गरीब परिवार हैं, वो अनउत्पादक, अनप्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए ज़्यादा खर्चा कर लेते हैं। अनप्रोडक्टिव पर्पज़ में जैसे कि अपने घर में कोई शादी है, कोई सेरेमनी है, कोई बर्थडे है, इस तरह के जो फंक्शंस हैं वो करते हैं, जिसके कारण उनको बाहर से साहूकार से, महाजन से लोन लेने पड़ते हैं, वहाँ से ऋण लेते हैं, लेकिन उन ऋण को वो पूरा नहीं कर पाते। उनको ऋण का वो जो बोझ है, भार है, वो सहन नहीं कर पाते। और जितनी भी उनको इनकम होती है तो वो उनके ब्याज को भरने में या फिर उस ऋण को उतारने में ही लग जाती है, जिसके कारण उनकी गरीबी बनी रहती है। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमारे देश में के प्राकृतिक साधन हैं उनका उचित उपयोग नहीं हो पाता। प्राकृतिक साधन देश में बहुत हैं। हमारे देश की जो कृषि भूमि है वो काफ़ी अच्छी उपजाऊ है, लेकिन देश में अक्सर अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो हमने देखा है कि यहाँ पर जो किसान लोग हैं वो केवल 2 फसलों पर निर्भर हैं, गेहूं की फसल पर और एक चावल की फसल पर, जो धान है। तो अगर गेहूं के बाद वो केवल उसमें धान उगाएंगे और धान के बाद गेहूं। अगर हम वहाँ पर मल्टीपल क्रॉपिंग करें, फसल जो हमारे पास ज़मीन है, भूमि है, अगर हम उसकी ज़्यादा उपजाऊ शक्ति का प्रयोग करें तो शायद हमें थोड़ी इनकम और ज़्यादा होगी। लेकिन वहाँ पर उसका पूरा उपयोग हम प्राकृतिक साधनों का नहीं करते। इस तरह से जो नदियाँ हैं वो सब कुछ हैं। नदियाँ, जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, उनके कम होने के कारण, उनके कम यूटिलाइजेशन होने के कारण ही देश में निर्धनता बनी रहती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ वेल डेवलप्ड मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात के विकसित साधनों का अभाव। जो यातायात के साधन हैं वो हमारे बहुत विकसित नहीं हैं। जो सड़कें हैं, रेल परिवहन है, वो इतनी विकसित नहीं है कि जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाएँ। या फिर हम इसे इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो जितना भी फसल होती है उसको सड़कों के अभाव के कारण, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के अभाव के कारण, यातायात के विकसित साधनों के अभाव के कारण वो अपने वहीं पर जो लोकल एरियाज़ हैं वहीं पर उसको सेल कर देते हैं, बेच देते हैं, जिसके कारण उनको इस चीज़ का नुकसान होता है। लैक ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो देश की टेक्निकल एजुकेशन है, तकनीकी शिक्षा है, वो इतनी अच्छी नहीं है कि एकदम से सभी को रोज़गार मिल जाए। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको रोज़गार नहीं मिलता। शिक्षा तो दी जाती है, लेकिन इस शिक्षा में प्रैक्टिकल जो वर्क है वो बहुत कम ध्यान दिया जाता है, कम कराया जाता है, जिससे कि लोगों को एजुकेशन ख़त्म होने के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिलती और जिससे वो गरीब ही बने रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय का असमान वितरण। देश में जो आय का वितरण है वो असमान है। असमान वितरण से अभिप्राय है कि कुछ लोगों को अधिक इनकम मिलती है और जो अमीर लोग हैं वो और अमीर हो जाते हैं और जो गरीब लोग हैं वो और गरीब हो जाते हैं, जिसके कारण जो गरीब लोग हैं वो गरीब ही रह जाते हैं। और जितनी भी आय होती है, जो भी हमारे राष्ट्रीय आय का जो हिस्सा है वो मजदूरी के लिए या मजदूरों को बहुत कम मिलता है और उसके कारण ही लोग गरीब रह जाते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल क्लैमिटीज़, प्राकृतिक प्रकोप। प्राकृतिक प्रकोप से मतलब है कि ज़्यादातर जो कृषि है हमारी वो प्राकृतिक आपदाओं का उसे सामना करना पड़ता है। जैसे कभी भूकंप आ गया, कभी सुनामी आ गई, कभी बाढ़, सूखा, इस तरह से जो प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं वो हमारी कृषि को अफेक्ट करती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिसके कारण जो जितना भी उत्पादन होता है कई बार वो बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो जाता है।
तो देश में इस तरह की जो नेचुरल क्लैमिटी आने के कारण भी देश में गरीबी बनी रहती है कि लोग अगर थोड़ा सा भी अपडेट होते हैं, थोड़ा सा उठते हैं या फिर थोड़ा सा उनकी सिचुएशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ठीक होता है, लेकिन कोई ना कोई इस तरह से प्राकृतिक आपदा, सुनामी आ गई, बाढ़, उससे जो उनकी पावर्टी है वो वैसी ही बनी रहती है, फिर वो दोबारा से निर्धन हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है करप्शन। हमारा जो देश है उसमें करप्शन बहुत अधिक है, भ्रष्टाचार अधिक है। भ्रष्टाचार के कारण जितने भी प्लान्स होते हैं, जितनी भी कोई भी प्लानिंग आती है, इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक योजनाएं, कोई भी प्रोग्राम किसी भी तरह का, तो उसका जो लाभ है वो निर्धन लोगों तक नहीं पहुंच पाता। जितने भी भ्रष्ट अधिकारी है, करप्ट जो पीपल वो हैं, ऑफिसर्स हैं, वो उसको पहले अपने तक ही उसको मतलब कि ये हम कह सकते हैं कि वो रिश्वत लेकर, या जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वही उस योजना का जो लाभ है वो गरीब लोगों तक, जहाँ तक वो पहुँचना चाहिए वहाँ पर उसको नहीं पहुँचने देते। और अगर किसी कभी भी अगर कोई पुअर पर्सन है, अगर उनको कोई सरकारी नौकरी पे जाना है, कुछ भी है, तो वहाँ पर भी उनके लिए बहुत ज़्यादा रिश्वत की या फिर इस तरह की कुछ ज़्यादा हाईली एजुकेटेड लोगों को वहाँ पर वो किया जाता है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा करप्शन के कारण भी देश में बहुत ज़्यादा गरीबी बनी रहती है। नेक्स्ट हमारे पास है काम करने की आदत का अभाव। देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कामचोर हैं, काम 2 दिन काम करते हैं उसके बाद वो आराम करना पसंद करते हैं, या इसे हम ऐसे कहें कि भी वो पूरे महीने काम नहीं करते, कि अगर उनको 2 दिन या 3 दिन हफ्ता काम करने के बाद कुछ इनकम होती है तो पहले वो उस इनकम को खर्च करते हैं, या फिर वो उस इनकम को आराम से खर्च करने के बाद दोबारा से काम पर जाते हैं। तो इस कारण से जो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन है वो नहीं सुधरती, कि जितना उन्होंने कमाया वो पहले उसने सारा खर्च कर लिया, तो उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कम ही रहता है, वो उसे ऊपर नहीं आना चाहते और वो ज़्यादा अधिक धन कमाने के लिए प्रयास भी नहीं करते। और उसके अलावा वो क्या करते हैं कि जितना भी उनके पास धन है पहले उसे खर्च करते हैं, और कुछ बुरी आदतों के कारण, जैसे शराब पीना, कुछ नशा करना, उसके कारण भी उनके पास निर्धनता ही बनी रहती है। तो ये हमने इसके किए कारण, कॉजेज ऑफ पावर्टी। उसके बाद हमारे पास इसमें है जो नेक्स्ट हमारी स्लाइड होगी, जो नेक्स्ट हमारे पास है, ये हमने कॉजेज ऑफ पावर्टी तक कर लिया। उसमें हम इसके करेंगे मेयर्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर पावर्टी एलिवेशन। सरकार द्वारा निर्धनता को दूर करने के उपाय। सरकार निर्धनता को दूर करने के बहुत उपाय करती है, रोजगार प्रदान करती है, बहुत सारे उसने कार्यक्रम चला रखे हैं, जनधन योजना है हमारे पास। जब से 1947 के बाद, जब से देश आज़ाद हुआ है, तब से बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम्स हैं पावर्टी को रिमूव करने के, क्योंकि सरकार का किसी भी गवर्नमेंट का जितनी भी हम प्लानिंग करते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग, उन सभी का एक एजेंडा होता है पावर्टी को रिमूव करना या पावर्टी को कम करना। तो उसके लिए सरकार क्या क्या काम करती है, ये हम एक नेक्स्ट जो लेक्चर है इसका पार्ट 2 उसमें हम करेंगे, और कितने कौन कौन से सुधार के या निर्धनता उन्मूलन के लिए क्या सुझाव दिए जा सकते हैं, कि हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे बढ़ाएं, किस तरह से हम कृषि का विकास कर सकते हैं, और किस तरह से कीमतों में स्थिरता ला सकते हैं, जनसंख्या की वृद्धि पर नियंत्रण कर सकते हैं, रोजगार में वृद्धि। वो सारे पॉइंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि हम क्या सरकार ने कदम उठाए हैं और हम क्या क्या उसके लिए सुझाव दे सकते हैं। थैंक यू। Thank you very much. Have a nice day.